ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कौशिक। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। अगले सप्ताह 5 फरवरी को दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। ये 8वीं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज करने के लिए किए जाएंगे। इसमें 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलएस को चुना जाएगा। 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं और ये एक बहुत ही रोमांचक समय है भारत की राजधानी के लिए। और इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कौशिक। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। मुकेश जी, आप दिल्ली में सत्ता में रही है 10 साल के लिए, लेकिन इस दौरान जब भी जनरल इलेक्शंस हुए तो सभी 7 लोकसभा सीटों में हमने देखा कि बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस की दोनों ही श्रेणियों में उनको कोई कहें कि जीत नहीं प्राप्त हुई। आप क्या सोचते हैं, जो ये इलेक्शन होने वाले हैं ये त्रिकोणीय होंगे या आपको लगता है कि ये बीजेपी और आपके बीच एक सीधा मुकाबला होगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली चुनावी पंडितों के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। और वो केस स्टडी इस वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप दूसरे राज्यों को जाएं, चाहे वो उड़ीसा हो या तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, वहां पर जो क्षेत्रीय दल जो हावी होते हैं वो लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही उनका वोट परसेंट वो अपने आप को कायम रखते हैं। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसी विधानसभा पिछले 10 साल से आपको दिखाई देगी कि जहां लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी जीत लेती है। उसका पोल परसेंटेज कम से कम 52 से 55% रहता है, बल्कि मैंने कई सीटों पर देखा कि वो 55 से 60% तक चला गया। लेकिन जब आप दिल्ली की विधानसभा का चुनाव आता है तो वही पोल परसेंटेज दूसरी पार्टी की ओर, वो की आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक चुनावी पंडितों के लिए अपने आप में एक विश्लेषण का विषय है। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो आपको इस पार्टी की, जो आम आदमी पार्टी है, उसकी जेनेसिस पर आपको जाना होगा। जब वो 2009 या 10 के अन्ना हजारे के आंदोलन से उपज रही थी और उस समय का उस आंदोलन की उपज में आम आदमी पार्टी को बहुत हद तक मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ, उस समय संघ का भी और भारतीय जनता पार्टी के कैडर का भी समर्थन मिला और वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। उसी आंदोलन से जन्मी थी आम आदमी पार्टी। और जब आम आदमी पार्टी की जड़ें जम गई, तब हुआ ये कि कांग्रेस को जब अपनी जमीन उसकी चली गई थी तो उसके कार्यकर्ता भी उसके हाथ से छिटक गए। तो ये अमलगमेशन है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैडर का, जो आम आदमी पार्टी के रूप में विकसित हुआ और दिल्ली की राजनीति पर केंद्रित हुआ। इसलिए उसके वोटर का जो स्विच है वो लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट वोट बन जाता है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में वही वोट एकदम से क्लास वोट बन जा रहा है। अभी अगर हम देखें तो कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा आपको कहें कि महत्वपूर्ण लगते हैं, जिन पर नजर टिकी हुई होगी इलेक्टर्स की जब वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे? 10 साल बाद मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ही है जिस पर लोगों का फोकस है। उसी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, उसी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी पार्टियों, चाहे वो कांग्रेस हो जो कि रेस में आने की कोशिश कर रही है, या भाजपा हो, अगर पूरे उत्तर भारत में देखें तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ एक दिल्ली ही ऐसा प्रदेश है जहां पर वो सरकार नहीं बना पा रही है। तो और उसकी पूरी कोशिश ये है कि हम लोग वापसी करें, लेकिन गंवाने के लिए इस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। तो अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो पिछले असेंबली इलेक्शन जो हुआ 2020 में दिल्ली में, उसमें आपकी जो सीट संख्या है वो 5 गिर गई, 67 से 62 हो गई और बीजेपी की 5 बढ़ गई, 3 से 8 हो गई। और वोट शेयर पर भी अगर हम नजर डालें तो आपका वोट शेयर 0.71% कम हो गया और बीजेपी का वोट शेयर 6.21% बढ़ गया। तो ये जो स्विंग है, आपको लगता है इस इलेक्शन में शायद और तीव्र गति से बढ़ सकता है? और एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल से जो सत्ता में है आप दिल्ली में, सो आपको लगता है कि इससे दिल्ली विधानसभा में शायद सत्ता का बदलाव हो सकता है? अगर आपका कहना यह है कि 10 साल बाद क्या लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से उकता गए हैं, तो मुझे लगता है कि उकताहट शब्द मतदाताओं पर भारी नहीं बैठता। देखना यह होता है कि वो उससे उसके लालच क्या कम हो गए हैं, क्या इस पार्टी से उनका मोह भंग हो गया है। 10 साल बाद क्या वो
भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को थोड़ा ऊपर लाने के मूड में है। मैं सीटों को किस ढंग से ट्रांसलेट होगी ये गेस करना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि कोई भी चुनावी पंडित इस समय इस स्थिति में नहीं होते हैं। चाहे वो सर्वे करा लेते हैं, लेकिन उनके सारे सर्वे भी उलट जा रहे हैं। चाहे आप एग्जिट पोल तक चले जाइए, वो तक नाकाम होते हैं। इसलिए हमको उस पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस समय के जो चुनावी मुद्दे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूँ। इस समय के चुनावी मुद्दे 10 साल पहले जो आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हुआ करते थे, उससे उलट गए हैं। यानी कि 10 साल पहले आम आदमी पार्टी का मुद्दा यह था कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देंगे। आम आदमी पार्टी का मुद्दा यह था कि हम लोकपाल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का मुद्दा यह था कि हम लोगों को महंगाई से निजात दिलाएंगे, दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। ये सारे मुद्दे थे। लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी के लिए आज का मुद्दा यह है कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। हम भ्रष्टाचार मिटाने का मुद्दे पर आम आदमी पार्टी चुनाव में नहीं उतरी है। डिफेंसिव मोड में खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी मुख्यमंत्री आतिशी को सौंपकर यह कहा है कि मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि हम भ्रष्ट हैं या नहीं हैं, और जनता ही फैसला करेगी। यानी कि वो पार्टी जो कभी भ्रष्टाचार को मिटाने चली थी, वो आज अपने ऊपर से भ्रष्टाचार के दाग इस चुनाव में हटाने चली है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने पूरा जो स्थिति है उसका विश्लेषण किया है। और अगर हम देखें तो लोकसभा इलेक्शंस के विपरीत इन इलेक्शंस में जो इंडी अलायंस है, उसके जो ये मेन मेंबर्स हैं, कांग्रेस और आप, उन्होंने लोकसभा में अपनी सीट्स को डिवाइड कर लिया था और एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे। लेकिन यहाँ ये एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं हर एक सीट पर। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्शंस पे, वोट शेयर पे? मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को समझने की आवश्यकता है। इंडिया अलायंस एक कभी चुनावी अलायंस बन ही नहीं पाया। अगर वो बन पाता तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव न लड़ते। हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ने चले गए। गुजरात में क्या हुआ, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा। यदि आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये उसकी अपेक्षा बेमानी है, क्योंकि आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव पंजाब में लड़ा, हरियाणा में लड़ा, महाराष्ट्र में लड़ा। इसलिए ये गठबंधन जो इंडी गठबंधन है, या जिसको आप इंडिया गठबंधन जिनका वो नाम लेते हैं, वो एक नोशनल गठबंधन है जो इस समय लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का तंत्र है, लेकिन वो चुनावी गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी की बात होगी अगर कांग्रेस यहाँ पर कुछ अच्छा कर पाए, कुछ वोट शेयर ले पाए, क्योंकि कांग्रेस के पास जो वोट आएगा, मुझे लगता है और बीजेपी को भी लगता है, वो आम आदमी पार्टी को डेंट करेगा, और जितना डेंट करेगा उतना फायदा बीजेपी को होगा। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत एक इम्पोर्टेंट वोटर सेगमेंट के रूप में उभर के आ रही हैं। आपको लगता है कि उन पर काफी बल दे रहे हैं ये सारी मेन पार्टीज? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की पिच पर खेल गए। मुद्दा यह था कि फ्री बीज बांटकर आम आदमी पार्टी जीतती है, अरविंद केजरीवाल जीतते हैं। ठीक वही काम कांग्रेस ने और भाजपा ने किया। इससे वोटर तो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आप अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड को कंसीड कर चुके हैं। आज की डेट में अरविंद केजरीवाल ये कहने की स्थिति में है कि जो मैं करता था वो सही करता था। लेकिन अगर आप नेट रिजल्ट देखें तो आज की डेट में कांग्रेस महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी 2500 देने का वादा कर रही है, और इसमें पिछड़ गई आम आदमी पार्टी। एक और चीज है कि 62.82% वोटर टर्नआउट था 2020 में, और लगातार इलेक्शन कमीशन की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स आगे आएं और वोट दें, भागीदारी करें। अभी जो उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन शुरू करा है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, इनफैक्ट अभी वो चल रहा है, कल से शुरू हुआ है, उनके घर जाके कंफर्ट में उनसे वोटिंग कराना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रेरित करना कि वो आए और वोट करें, इस पर कितना महत्व जो दिया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। मतदान के मामले में दिल्ली के मतदाता ने बहुत निराश किया है सक्सेसिव इलेक्शंस में। जितना हम लोग ग्रामीण मतदाताओं को देखते हैं, दूर दराज के लोगों को देखते हैं, उनमें जो जागरूक दिखती है वो राष्ट्रीय राजधानी के मतदाता में नहीं दिखती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से हमको ये अपेक्षा रहती है कि यहाँ पे 90% से ऊपर मतदान होना चाहिए, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मोदी रहते हो। ऐसी दिल्ली में लोगों को अगर पॉलिटिकली अवेयर नहीं है तो वो किस जगह पर अवेयर होंगे, ये देखना होगा। मतदान जितना अधिक होगा उस पर लोगों का ये रहता है कि आपने ज्यादा मतदान हो रहा है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट है। लेकिन आजकल की डेट में जिसमें कि टेलीविजन के चैनल इतने हावी हैं, लोगों वो जो पंचायत स्तर के इलेक्शन तक को बहुत ऊपर हाइप दे सकते हैं, ऐसे में मतदान का प्रतिशत लगातार ऊपर जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की भी कोशिश होनी चाहिए कि वो किसी भी ढंग से मतदाताओं को दिल्ली में कम से कम 100% मतदान का लक्ष्य लेकर चले। इस समय दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है। हर पार्टी, हर नेता अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चुनाव प्रचार पर सुनते हैं हमारे संवाददाता अक्षित वेद्यान की ये रिपोर्ट।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया और कालकाजी में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र नगर, मंगोलपुरी और विकासपुरी में और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नरेला में रैली कर लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील की। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गोंडा में एक जनसभा को संबोधित कर समर्थन जुटाया। वहीं वरिष्ठ आप नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वासनगर में आप प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शाम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया। श्री गांधी ने आज गोल मार्केट इलाके में वाल्मीकि मंदिर में पूजा की और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए बादली क्षेत्र में आज रोड शो किया। अगर हम नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो वहां से बहुत ही रोचक हैं उम्मीदवार। तीनों पार्टीज के दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, कांग्रेस से संदीप दीक्षित और वहां से प्रवेश वर्मा बीजेपी से। अगर हम आपका देखें तो अरविंद केजरीवाल हैं, पूर्व सीएम। और कौन सी ऐसी सीटें हैं? एक तो न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको लगता है कि बहुत एक रहेगी जिस पर सबकी नजर रहेगी, और कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको दिखाई देती हैं? आतिशी की सीट भी आप इसमें जोड़ सकती हैं, जिसमें कि हाई प्रोफाइल मुकाबला है। अलका लांबा उनके सामने है, ऐसी सीट है। ज्यादातर सीटें जहां पर बीजेपी की नजर है वो पूर्वांचल की सीटों पर है, क्योंकि दिल्ली में वोट अगर आप बहुत बारीकी से गौर करें तो स्टेट वोट कास्ट बेस वोट होता है, लेकिन दिल्ली का वोट लोकसभा में भले ही वो नेशनल वोट हो जाए, लेकिन दिल्ली का वोट जब विधानसभा में जाता है तो वो क्लास वोट हो जाता है। यहाँ पर मैं जब क्लास वोट कहता हूं तो यहाँ जातीय आधार पर वोट नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर वोट है। वो झुग्गी का वोट है, वो मिडिल क्लास वोट है, वो हायर क्लास वोट है। और हायर क्लास तो वोट अक्सर अपने घरों में सोचता है कि मेरे वोट दिए बिना भी सरकार बन जाएगी और जो भी सरकार बन जाएगी वो हमारे इशारे पर चलेगी। ये कास्ट और क्लास वोट का जो डिफरेंस है वो दिल्ली के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों का डिफरेंस आपको सामने ले आता है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों का, दो पार्टियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की यहां पर मुख्य टक्कर दिख रही है और कांग्रेस उसको त्रिकोणीय बना रही है। दोनों ही पार्टियों का जोर इस बात पर है कि वो क्लास को अपनी तरफ कैसे ले आए। पूर्वांचली वोट पर सबकी नजर है, दूसरी ओर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लोगों पर काफी नजर है। अरविंद केजरीवाल जो अक्सर अपने वोट को जो गरीबों से जोड़ते थे, इस बार उन्होंने मिडिल क्लास को भी अपने फोकस में रखा है। ये अच्छा शिफ्ट है, या अपनी पार्टी का जो जनाधार जो खिसक रहा हो उसको बढ़ाने का एक प्रयास हो सकता है। आपने अभी बात करी थी मुद्दों की, भ्रष्टाचार एक तो आपने बताया कि प्रमुख मुद्दा है, और कौन से टॉप 3 आप कहेंगे कि इश्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं? इलेक्शंस को अगर आप बहुत ईमानदारी से जज करना चाहें तो दिल्ली का वोट बहुत ट्रांजैक्शनल वोट है। और ट्रांजैक्शनल वोट जब मैं कहता हूं तो उसमें वो मतदाता यहां का लॉन्ग टर्म अपनी डेवलपमेंट गोल्स को नहीं देखता है। उसको, अब तीनों ही पार्टियां उसमें शामिल हो चुकी हैं, उसको ये लगता है कि मेरे वोट की कीमत कल जब सरकार बनेगी तो उसको किस ढंग से ट्रांसलेट हो पाएगा, वो मेरे फायदे में कैसे डिसाइड होता है। विधानसभा चुनाव में उनकी नजर ये है कि मैं अगर कल के डेट में आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेरी जेब पर कितना असर आएगा। ये इश्यूज सबसे ज्यादा हावी हैं, इसीलिए दिल्ली में महंगाई का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होता है, बेरोजगारी का सबसे ज्यादा हावी होता है, ट्रैफिक का हावी होता है, यहाँ पर प्रदूषण के मुद्दा हावी होता है। लेकिन फाइनली इस बात पर डिपेंड करता है कि किस पार्टी से उसको कितना फायदा मिलने वाला है। ये ट्रांजैक्शनल वोट दिल्ली का है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। मुकेश जी, आप आए, आपने समय निकाला और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं पर इतनी बारीकी से हमसे बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कौशिक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।